पीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कैसे करें। अगर हम 2019 के प्रीलिम्स के पेपर को, जीएस फर्स्ट के पेपर को देखें तो हम इस तरह से सेक्शन वाइज एक ब्रेकअप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पॉलिटी के 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री से 3, ज्योग्राफी से 8, कल्चर से 3, एनवायरनमेंट से 13, करंट अफेयर से 21, इकोनॉमिक्स से 15 और शेष क्वेश्चंस मिसलेनियस टाइप के हैं जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक से पूछे गए हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो पेपर का है वो क्या हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि 100 के 100 प्रश्न हल नहीं करने होते हैं और कोई कर भी नहीं सकता है। अगर आप 75 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और 70 क्वेश्चंस लगभग ठीक कर सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एरर होती है क्वेश्चंस में। आप कितना भी परफेक्ट करें लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको टारगेट करना चाहिए कि 80 के आसपास प्रश्नों को आपको हल करना है। अब ये 80 क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, इसके लिए हम किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है पॉलिटी का, जिसमें से लगभग 20 से 21 प्रश्न पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली। पॉलिटी में न केवल कॉन्स्टिट्यूशन कवर होता है बल्कि गवर्नेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में पूछे जाने लगे हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स, कानून हैं, महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं जिन्हें एक्ट के रूप में लाया गया है, उनसे भी सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मनरेगा हो गया। तो इन प्रश्नों को आप देखें तो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं प्रश्न। इनमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करने की क्वेश्चन को गुंजाइश नहीं होती है और इस पोर्शन को अगर आप कवर कर लेते हैं तो प्रश्न के गलत होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। सेकंड पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले इस पोर्शन से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में प्रश्नों की संख्या हिस्ट्री से सीधे तौर पर थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन आज भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको तैयार करने के बाद प्रश्नों के गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 2019 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं और मेडिवल हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर इस पोर्शन को तैयार कर लिया जाए, हिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर लिया जाए, तो यह मेंस के पेपर 1 में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री सीधे तौर पर कल्चर से रिलेटेड है, तो एंशिएंट हिस्ट्री को कल्चर के साथ जोड़कर तैयार किया जाना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री को अकेले ना पढ़ें, उसे कल्चर के साथ जोड़ें। तो हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कल्चर का, जिससे पूर्व के वर्षों में काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कल्चर से प्रश्नों के पूछने की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेंस के पेपर 1 का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेट करके और मेडिवल हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ज्योग्राफी में, उसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम इसे डिटेल में देखेंगे आगे कि ज्योग्राफी को किस तरह से टैकल करना है, कम समय में इन प्रश्नों को किया जा सके, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद इकोनॉमिक्स से सीधे 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरह के प्रश्न होते हैं और कई बार कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को मिला के प्रश्न डिज़ाइन किए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें फंडामेंटल्स पता है इकोनॉमिक्स के, लेकिन
करंट फैक्ट्स जो हैं उनका या करंट जो स्टैटिस्टिक्स है उसका ट्रेंड हमें नहीं पता, तो हम इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, जिससे सीधे 21 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में मैं ये मानता हूँ कि रिसेंट 1 साल में, 1 से 1.5 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, सारे सेक्शन से रिलेटेड हैं, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, स्पेस साइंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, या पॉलिटी से, गवर्नेंस से रिलेटेड हो। ये सारे प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को मैं करंट अफेयर्स के अंदर रखता हूँ, मैं इन्हें करंट से बाहर नहीं देखता। तो करंट अफेयर्स अगर आप एक होलिस्टिक मैनर में तैयार कर लें तो 21 प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, और इनडायरेक्टली जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, इनमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, वो अलग हैं। ये सीधे जो करंट अफेयर पूछा गया है वो 21 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से हम एक ये सेक्शन वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें शायद हल कर पाना क्लासरूम में संभव नहीं होता है, और वो काफ़ी कुछ फैक्चुअल नेचर के होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे 10 से 12 प्रश्नों को इग्नोर कर देना चाहिए। हमारी तैयारी के समय ये प्रश्न हमारी प्रिपरेशन की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तौर पर इन प्रश्नों को छोड़ दें। कोई भी कैंडिडेट इन प्रश्नों को कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है कि मैं जाकर हल कर सकता हूँ। हाँ, कुछ आपके पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कहीं आपने पढ़ लिया हो तो ये प्रश्न, 1-2 प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। तो इन 10 से 15 प्रश्नों के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर और एनवायरनमेंट पर होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट भी सीधे तौर पर करंट अफेयर से रिलेटेड है। पुराने डाटा या पुराने जो इंसिडेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनका एनवायरनमेंट सेक्शन से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो रीसेंट घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब अगर हम नेचर की बात करें तो यूपीएससी में जो प्रश्न हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक नेचर के होते हैं। स्टैटिक नेचर का मतलब है कि आपके पास मटेरियल है, सफिशिएंट मटेरियल है, आप डेलिनिएट कर सकते हैं, एक बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं कि इसके अंदर ही प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कि हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर वहाँ से मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आप तैयार कर लेते हैं तो सीधे तौर पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर मिल जाएंगे। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं कि जिन्हें आप, जो भी अवेलेबल टेक्स्ट है मार्केट में या जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन्हें पढ़ने के बाद आप 4 से 5 प्रश्न सीधे तौर पर कर सकते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें किया जाना संभव नहीं है जब तक कि आपने बहुत अधिक गहराई से उस विषय का अध्ययन ना किया हो। तो स्टैटिक नेचर में हम बात करें, यहाँ पिछले साल के प्रश्न पत्र से हमने कुछ प्रश्न उठाए हैं। तो जैसे स्टैटिक प्रश्न है एक, आप देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज, नो हाई कोर्ट शैल हैव द jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ये सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न है, और कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी बुक को आप पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमी increases with which one of the following? First is increase in the cash reserve ratio, increase in the banking habit of the population. Next, increase in the statutory liquidity ratio.
नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये भी प्रश्न पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल नेचर का है। किसी भी इकोनॉमिक्स की बुक को आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझते होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप सीधे तौर पर दे सकते हैं। इसी तरह से कल्चर का एक, या हम कहें एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? चहुदड़ो, कोटडिजी, सोगारा, देसलपुर। अब आप देखिए ये सीधा प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रान्यू अशोका, किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका? ये भी देखिए सीधे प्रश्न आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकांश प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्नों को ट्विस्ट नहीं किया जाता है। अगर आप स्पेसिफिक पोर्शन तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागें, पॉलिटी तैयार कर लें, हिस्ट्री तैयार कर लें, ज्योग्राफी तैयार कर लें, कल्चर तैयार कर लें, तब भी आप आसानी से स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो केवल इतना ही कर लें, ज़्यादा इधर उधर ना पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि समय भी कम है। और प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपकी कोई रैंक नहीं बनती है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो मेरा तो यही मानना है कि मेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा समय लगाना चाहिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने तक ठीक है, लेकिन हाँ, अब आगे हम बात करें, कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो स्टैटिक नेचर के हैं, लेकिन उसमें करंट अफेयर्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसमें जो डेटा या फैक्ट्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उठाते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स and services in different countries. Second, in terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy in the world. यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टैटिक है, स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है। तो इस तरह के प्रश्न भी यूपीएससी पूछती है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले ये काफ़ी संख्या में पूछे जाते थे, लेकिन रिसेंट ट्रेंड हम देखें तो इस तरह से फैक्ट्स, जो करंट फैक्ट्स हैं उनको स्टैटिक के साथ जो मिलाया जा रहा है, वो प्रश्न थोड़े से कम हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। अब हम मेजरली हम ज्योग्राफी पर बात करना चाहते थे, तो हम अपना पूरा डिस्कशन अब ज्योग्राफी पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर हमें ये समझना है कि ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आप तभी दे सकते हैं जब आपको ज्योग्राफी का अच्छा खासा नॉलेज है, डीप नॉलेज है, आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पिछले 8 से 9 सालों में लगातार कम होते जा रहे हैं। अगर आप 2005-6 के पहले के पेपर देखेंगे तो ज्योग्राफी से काफ़ी प्रश्न आते थे। लगभग सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन जो प्रश्नों का नेचर है वो वापस जो 2005 के पहले जो प्रश्न आते थे उस तरह का हो गया है। आप 2005 के पहले के जो क्वेश्चन देखेंगे 7 तक जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस के नेचर अब रिपीट हो रहा है, हालांकि प्रश्नों की संख्या कम हो गई है। तो ज्योग्राफी को अगर हमें देखना है तो इसके 4 पार्ट हैं, हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, थर्ड वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी एंड फोर्थ इज ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी से प्रश्न आना बंद हो गए हैं पूरी तरह से। पहले भी 1 या 2 प्रश्न आते थे ह्यूमन ज्योग्राफी से, अब यहाँ पर प्रश्नों की संख्या देखें तो 0 तक पहुँच गई है, एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो हम कंप्लीटली ह्यूमन ज्योग्राफी को इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। इसमें केवल
अध्ययन कर लें आप, एटलस पर हमें पता हो कि जोग्राफिकल सेटिंग क्या है डिफरेंट कंट्रीज़ की, इम्पोर्टेंट सिटीज़ की, रिवर्स की, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, इससे ज़्यादा उसके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न अब उस तरह के नहीं आते जो पहले आते थे। और ये इस तरह के प्रश्नों की संख्या तो पिछले 8 से 9 सालों में काफ़ी कम हो गई है, लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, केवल एटलस का अध्ययन करके जाएं, तब भी आपका काम हो सकता है। तो ज्योग्राफी में केवल 2 चीज़ें मेजरली रह जाती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब हम अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है इसमें लगभग 3 प्रश्न सीधे तौर पर फिजिकल ज्योग्राफी से आए हैं। टोटल 8 प्रश्नों में से 3 प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी से हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में 3 पार्ट देखे जा सकते हैं। वैसे तो फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी एक्सटेंसिव है, वाइड है, लेकिन जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड इज़ क्लाइमेटोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ ओशनोग्राफी। ये 3 सेक्शन हैं जहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान, उससे एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न क्लाइमेटोलॉजी से आएगा और एक प्रश्न ओशनोग्राफी से आता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी 2 टॉपिक हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक से प्रश्न आता है, एक प्रश्न आ जाता है। तो इस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी से कभी 2 प्रश्न आ जाते हैं, कभी 3 प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं अब, और मैप पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो कहीं किसी बुक में आपको सीधे तौर पर नहीं मिलेंगे, आपको रिलेट करना होता है। आपका जो मैप पर, एटलस पर बेस्ड नॉलेज है उसको फैक्चुअल नॉलेज से रिलेट करना होता है। इस तरह के प्रश्न होते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि ये प्रश्न इस तरह के होते हैं कि आपको पेयरिंग करनी है, मैच करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, इस तरह के प्रश्न होते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। हम इन प्रश्नों के नेचर को, नीचे कुछ प्रश्न हैं जो मैंने दिए हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से, उसमें देखकर हम समझ सकते हैं। ये पहला प्रश्न है, ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल, शाइन्स vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the tropic of the Capricorn। अब ये प्रश्न सीधे सीधे क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें अर्थ और सन के रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा ही आसान और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे सही किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट। ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। अब देखिए आप कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का प्रश्न है। इसमें ये पूछा गया है कि नीचे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, छत्तीसगढ़,